नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्वागत वाली थाली जो परंपरागत रूप से व्यालोक जी के लिए तैयार रहती है, उस थाली के साथ ही स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार व्यालोक जी। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं और आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। दर्शकों, बंगाल पर लगातार हम बात कर रहे हैं और उन उन एंगल्स पर बात कर रहे हैं, या कहिए कि उन उन चुनावी गतिविधियों पर बात कर रहे हैं जिस पर आपको सामान्यतः बंगाल के हवाले से बेहद कम या लगभग नहीं बातचीत सुनाई दे रही होगी किसी और प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो स्थापित मीडिया हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो। लेकिन ये छोटे छोटे ऐसे लोकल पॉइंट्स हैं जिन पर बातचीत भले न कम होती हो, लेकिन चुनाव पर ये बेहद महत्वपूर्ण असर डाल रहे हैं। आज हम एक अजीब, आपको लगेगा, बात कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में कांग्रेस पार्टी, जी हाँ, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी बंगाल में कौन से मास्टर स्ट्रोक पे काम कर रही है। बहुत सारे लोगों को अजीब लगेगा। कुछ लोग कहेंगे साहब बंगाल में कांग्रेस है कहाँ, आप ये कौन सा नया फितूर लेके चले आए। लेकिन मैं कुछ तथ्य आपके सामने जब रखूंगा तो आप वाकई इस बात को समझेंगे कि बंगाल में कौन सा खेल एक बार फिर खेलने जा रही है कांग्रेस। ये अधीर रंजन बाबू हैं, इनको तो आप पहचानते ही होंगे। लोकसभा चुनाव इनको भाईजानों ने हरा दिया और इनकी नेता प्रतिपक्ष थे बेचारे, वो भी लीडर थे, वो भी चले गए। लेकिन अभी जो लिस्ट जारी किया है वेस्ट बंगाल ने कांग्रेस की, उस लिस्ट में 294 में से 284 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है कांग्रेस ने, और अकेले दम पर ये चुनाव लड़ेंगे। अंत समय तक ये था कि ये ओवैसी के साथ मिलकर लड़ेंगे, हुमायूं कबीर के साथ मिलकर लड़ेंगे, या लेफ्ट के साथ भी इनका गठबंधन हो सकता है, लेकिन नहीं। कांग्रेस ने अपने सबसे वरिष्ठतम नेता, प्रदेश अध्यक्ष जो पहले रह चुके, आप सब जानते हैं, मैंने तस्वीर दिखाई, अधीर रंजन चौधरी, इनको परंपरागत रूप से जो बहरामपुर सीट है वहां से उम्मीदवार बनाए। इसी के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस से अभी निकल के शामिल हुई मौसम नूर, जिनकी तस्वीर मैंने अधीर रंजन के साथ दिखाई, वो मालतीपुर सीट से उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी लड़ रही हैं, वहां से भी प्रदीप प्रसाद को उतारा है, जहां शुभेंदु अधिकारी भी लड़ रहे हैं। हेमताबाद से अनामिका राय, जंगीपुर से मोहम्मद इमरान अली, तूफानगंज से देवेंद्र नाथ को, और दिनहाटा से हरिहर राय, ये वो नाम है जो कांग्रेस के पुराने चेहरे रहे हैं। और कांग्रेस मुर्शिदाबाद हो या ये जो इलाके हैं जो कि मजबूत गढ़ कभी रही है कांग्रेस की, वहां समेत बहुत ज्यादा फोकस कर रही है कांग्रेस। अधीर रंजन चौधरी को खुद मैदान में उतार के इस बात के संकेत भी कांग्रेस ने दे दिए हैं कि वो केवल रस्म अदायगी के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। हमने बिहार में भी राहुल गांधी की एक स्ट्रेटेजी देखी। बिहार में आप सबको याद होगा व्यालोक जी कि ऐसा नहीं लगता था बिहार में कि राहुल गांधी बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी जरूर लड़ रहे थे, और जब जब तेजस्वी ठीक से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, राहुल गांधी लंगड़ी लगा रहे थे। यही इंडी अलायंस लेके वो वेस्ट बंगाल में है, और ममता बनर्जी के सामने 284 कैंडिडेट की लिस्ट इतनी गंभीरता से, जबकि कुछ लोग ये भी कह देंगे कि अरे भाई कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे थे, तो 284 की लिस्ट कहां से आ गई। और उस लिस्ट को लीड कर रहे हैं सीधे सीधे सीनियर लीडर जो चौधरी साहब हैं। सवाल ये होता है कि ये सब कवायद कांग्रेस बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए कर रही है, या टीएमसी की हार तय कर रही है। ये नया मास्टर स्ट्रोक क्या है, बिहार में भी ये देखा गया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव तैयार बैठे रहे इसी खेल को देखने के लिए जो राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ बिहार में किया। ममता बनर्जी के सामने इतनी मजबूती से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, कितने वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कितनी सीटें निकलेंगी नहीं निकलेंगी, लेकिन भाईजानों पर पूरा फोकस है। राहुल गांधी का एजेंडा अब्दुल आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, सलमा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, ये पैन इंडिया उनकी स्ट्रेटजी बंगाल में भी दिख रही है। और अंततः क्या ये सल्फास की गोली राजनीतिक रूप से साबित होगी ममता बनर्जी के लिए। बाकी भाजपा तो चाहेगी आओ चारों तरफ फैल जाओ, 5-5 हजार 2-2 हजार वोट ही ले जाओ। क्यों? क्योंकि अब सारा खेल वेस्ट बंगाल में एसआईआर के बाद 3 से 4% वोटों की लीड लेने का है। गहलोत जी।
कांग्रेस के इस महास्टोक जिस पर अभी तक कहीं बात नहीं हो रही होगी या हुई होगी दर्शकों, वेस्ट बंगाल के हवाले से। आइए जरा कांग्रेस की स्ट्रेटजी पर बात कर रहे हैं प्यालोक भाई। कांग्रेस की एकमात्र रणनीति यह है और राहुल गांधी की कि वो अकेले दम पर कांग्रेस को फिर से बनाना चाहते हैं प्रासंगिक। सीधी सी बात यह है। और दूसरी बात कि जितने भी मुस्लिम वोट हैं, मोहम्मदन वोट्स को लेके वो ये तैयारी उनकी न तो बंगाल की है, न पिछले चुनाव में बिहार की थी, वो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं। और पूरा का पूरा मामला जो चल रहा है वो केवल इस बात का चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से मुसलमान वोटों को वापस जोड़ा जाए। आप देखिए कि उन्होंने ओवैसी से या हुमायूं कबीर ने आपस में गठबंधन कर लिया, क्योंकि ओवैसी का यह प्लान किसी से छुपा हुआ नहीं है कि वह मुसलमानों की सोल आवाज बनना चाहते हैं, एकमात्र आवाज। ओवैसी ने ये कई बार कहा है कि मुसलमानों की अपनी राजनीति होनी चाहिए, मुसलमानों के अपने नेता होने चाहिए। राहुल गांधी और उनके जो सलाहकार, उनकी जो मंडली है खासतौर से जेएनयू वाली, उसका ये मानना है कि पहले का जो कांग्रेस का वोट बैंक था उसको अगर रिवाइव कर लिया जाए तो कांग्रेस की प्रासंगिकता इस देश में फिर से हो जाएगी। पिछले चुनाव में 99 सीटें आ चुकी हैं। अभी यूजीसी को लेके स्वर्ण रजत मवाद निकला हुआ है। कांग्रेस का पुराना वोट बैंक कौन है? मोहम्मदन है, सवर्ण थे, खास तौर से ब्राह्मण थे और थोड़ा बहुत एससी समाज के लोग थे, आदिवासी थे। अब वो फिर से चाह रही है कि यूजीसी के बहाने ये जो स्वर्ण मवाद निकला है और खास तौर से ब्राह्मणों का, उसको करें कैटर। और बंगाल में अगर मुसलमानों ने उसके खिलाफ लामबंदी कर ली, ओवैसी और कबीर के इसमें नहीं गए, लेकिन ममता बनर्जी का अगर 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी का मामला हो गया तो ये फिर से जी सकती है पार्टी। बिहार में भी उनको यही गलतफहमी हुई थी। दिक्कत यहाँ एक ही फंसती है कि मुसलमान अब कांग्रेस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी जिस तरह उछल कूद वाली नौटंकी और राजनीति करते हैं, उससे उनको कोई गंभीर राजनेता भी नहीं मानता है। वो कभी संसद में कुछ कर देते हैं, कभी बाहर कर देते हैं और अब फिर चले जाएंगे कहीं विदेश। तो दो समस्याएं हैं। पहली समस्या है कि राहुल गांधी अपने व्यक्तित्व में और अपनी राजनीति में गंभीरता लाएं, और दूसरा मुसलमानों को ये भरोसा दिलाएं कि कांग्रेस उनकी आवाज बन सकती है। अभी देश में पूरा जो राजनीतिक उठापटक चल रही है या पूरे देश में जो राजनीति का माहौल है, उसमें सीधी सी बात यह है कि मुसलमानों को कौन ले जाएगा। और बंगाल में तो भाई 3-3 दावेदार हैं। ममता बनर्जी जिस तरह खुलकर कहती हैं कि एगो शिव मंदिर भांगे गए छे तो बीजेपी वाला इतना हंगामा कर दिया है, क्या हो गया अगर एक शिव मंदिर टूट गया? इससे बढ़ के मोहम्मदन के लिए क्या बात की जा सकती है? उनका जो सांसद है यूसुफ पठान, वो मंदिर के आगे खड़ा होकर और फोटो खिंचवाता है और कहता है कि अदीना मस्जिद है, जो आदिनाथ मंदिर है। तो ममता बानो से ज्यादा तो मुसलमान वोटों को कैटर कोई कर ही नहीं रहा है, लेकिन 15 वर्षों का जो उनका इनकम्बेंसी का फैक्टर है, एंटी इनकम्बेंसी का, वो उन पर भारी पड़ रहा है। कांग्रेस और राहुल गांधी को ये सीधे तौर पर लगता है कि अगर क्षेत्रीय दलों को नष्ट कर दिया जाए, जैसा उन्होंने बिहार में नष्ट कर दिया, अब अगले चुनाव में वो अपनी बारी लगाएंगे। अगले चुनाव में वो पूरी तरह से कहेंगे कि भाई अब कांग्रेस ही बची है, आप आ जाइए। उनकी पूरी रणनीति है कि हर एक चुनाव को वो भाजपा बनाम कांग्रेस करें। इसमें जो तीसरे खिलाड़ी हैं तो वो धीरे धीरे करके वो इस तरह से इंडी अलायंस के सभी साथियों को खा जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबहा नहीं है। और वो इसी फिक्र में लगे हुए हैं। इसलिए ये 284 जो हैं, उन्होंने मान लीजिए 284 में गंभीरता से नहीं भी लड़ा हो, लेकिन कम से कम वो 150 सीटों पर बहुत गंभीरता से लड़ेंगे। अगर वो 2-2 हजार वोट भी काट ले गए या 3-3 हजार भी, तो जाहिर तौर पर नुकसान किसको होना है? टीएमसी को नुकसान होगा। भाजपा को तो कोई मोहम्मदन वोट देता नहीं है।
और मोहम्मदन वोट काटने के लिए उधर रजाकार ओवैसी और हुमायूं कबीर पहले से बैठे हुए हैं। आप रजाकारों से ज्यादा मोहम्मदन होके दिखाइए, आप ममता बानो से ज्यादा मोहम्मदन होके दिखाइए। तो राहुल गांधी के पास समस्याएं बहुत हैं, चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन राहुल गांधी का पूरा दाव ये है कि 1990 के पहले कांग्रेस जिस तरह कांग्रेस का जो समीकरण था वो समीकरण वापस आ जाए। इसलिए देखिए यूजीसी पर उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, पूरी कांग्रेस पार्टी का कोई बयान नहीं आया। अब धर्मेंद्र प्रधान भले ही डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, कल उन्होंने बोला, या जो भी अब सरकार की तरफ से जो भी बयान आ रहे हैं, लेकिन स्वर्णों रजतों के वर्ग में नाराजगी तो चली गई है और कांग्रेस चाह रही है कि उसको भी भुना ले। ठीक। और बंगाल में भाजपा का सबसे बड़ा समर्थक वर्ग कौन है? हिंदी भाषी हिंदू। यहां तक कि बंगाली हिंदू भी जो है वो भी भाजपा का उस तरह उतना बड़ा समर्थक नहीं है। और राहुल गांधी उस वर्ग को भी कैटर करना चाहते हैं और मोहम्मदन वोट पर तो उनकी नजर है ही। फिलहाल तो इतना दिख रहा है आमने सामने इनके। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ एक बात से मेरी थोड़ी सी आपसे ना इत्तेफाकी रहेगी, क्योंकि 38% वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल में मिल रहे हैं तो ये नहीं कहना उचित होगा कि केवल हिंदी भाषी लोगों के वोट मिल रहे हैं। इन 38% वोट में वो खांटी बंगाली वोटर भी शामिल है जो कभी लेफ्ट का काटर था। अच्छा, एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण, कुछ अंक गणित है, वो अंक गणित अगर सामने रखूं तो कितनी पिलपिली और पतली जमीन पर ममता बनर्जी इस समय खड़ी है। और अब आप आकलन कर सकते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में टीएमसी को कितनी संभावित सीटें मिल सकती हैं या भाजपा को कैसे मिल सकती है। मैं आपको बताता हूं, 57 ऐसी सीटें हैं जहां 8,000 से कम वोटों से जीत हुई थी पिछली बार। ये 57 सीटें एसआईआर के चपेट में आ चुकी हैं। ऑन एवरेज 19,000 नाम एसआईआर में काटे जा चुके हैं, जो लगभग बढ़ के 27,000 होंगे, क्योंकि अब तीसरी सप्लीमेंट्री के बाद जो अंक गणित बंगाल की कहती है आफ्टर एसआईआर लगभग 80 से 82 लाख नाम, यानी 12%। अगर आप टोटल मतदाता देख लीजिए बंगाल का तो 12% एसआईआर में नाम किनारे। इन 12% में से अगर हम मान लें कि जो मृतक थे स्वाभाविक रूप से उनके नाम हटे हैं, इसके अलावा जो विस्थापित हो गए, जो और जगह जाके बस गए हैं, उनके नाम कटे, लेकिन 12 से 15,000 वोट ऐसे हैं जो संदिग्ध थे, जो एक जगह पढ़ते थे और जो ममता बनर्जी के पक्ष में पढ़ते थे। और एक बड़ी मजेदार चीज निकल के आ रही है कि जिस बंगाल में 80% 82% पोलिंग होती थी एसआईआर के बाद बढ़ने की बजाय, जबकि बाकी प्रदेशों में एसआईआर के बाद पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा क्योंकि फालतू नाम कट गए, वेस्ट बंगाल में इसका उल्टा होगा। और यही बता देता है कि वो कौन से वोट हैं 10-12 हजार जो पर सीट कम हुए हैं और किसके कम हुए हैं। बंगाल में मतदान का प्रतिशत घटने वाला है। कारण ये कि ये जो हर जगह फालतू वोट थे ये तो अवश्य रूप से कास्ट होते थे और टीएमसी के फेवर में कास्ट होते थे। ये वही घुसपैठिया अब्दुल और तमाम लोगों के वोट थे जो पढ़ते थे, जो कि इस बार साफ हो गए हैं। और 48% वोट शेयर टीएमसी का, 38% बीजेपी का। ये जो 10% का अंतर है ना व्यालोक जी, ये ममता बनर्जी की पार्टी की केवल लगभग 50 ऐसी सीटें हैं जिनमें ये सारे वोट, क्योंकि बड़ी बड़ी मार्जिन से वहां पर जीत है, 70,000, 80,000, 40,000, 50,000। अगर इसको इकट्ठा कर दीजिए तो पूरे बंगाल में 50 सीट लगभग टीएमसी की छोड़ के बाकी सब जगह 8,000, 5,000, 4,000, 3,000, 197 ऐसी सीटें हैं जहां पर कि 20,000 के लगभग मार्जिन और 20,000 से कम अंतर से जीत हुई है। तो एसआईआर ने अकेला वो खेल किया है कि वो 10% का अंतर पट चुका है। और अब यहां से जो 3-4% वोट की लड़ाई चल रही है, जिसमें कि अगर 4% भी बैक करती है बीजेपी, तो सीधे सीधे आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है 200 प्लस का। मैं आज आपको बता रहा हूं टीएमसी 90 से 100 सीटों के बीच में, ये एक धुंधुला सा फिगर अभी बन रहा है। अभी एसआईआर की पूरी तस्वीर आ जाने दीजिए दर्शकों, मैं आपको बहुत अच्छी तरह विस्तार से उसको बताऊंगा। व्यालोक जी, जब अंक गणित ये कह रही है तो क्या कांग्रेस 1-1.5%, 2% का भी अगर डेंट पैन वेस्ट बंगाल लगा दिया
ओवैसी ने अगर 1-1.5% का हुमायूं कबीर के साथ मिलके, मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरे बंगाल में, लेकिन जहां वो फोकस्ड हैं, जहां उनकी आबादी है, और एक चीज और इंटरेस्टिंग वो भी बताता चलूं, 24 परगना के जो दोनों जिले हैं वो सबसे बड़े जिले हैं जहां से 65 सीटें आती हैं, और उन 65 सीटों का जोग्राफिया, डेमोग्राफी, नंबर गेम वो एसआईआर ने बदल दिया है साहब। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां भाजपा जीत जाएगी, कांग्रेस कभी भी फायदा भाजपा को इस रूप में पहुंचाएगी कि वो टीएमसी को कहीं ना कहीं रोकेगी, क्षरण करेगी, उसको डेंट करेगी। यही काम ओवैसी करेंगे, ये भी डेंट करेंगे। अगर ये कुल मिला के लेफ्ट, कांग्रेस, ओवैसी, हुमायूं कबीर, मैं कहता हूं गिरी से गिरी हालत में अगर 3-4% भी मैं दे दूं तो एसआईआर ने ऑलरेडी 10% का काम कर दिया, 3-3.5-4% का काम यहां निकल के आ जा रहा है। और बीजेपी अपनी टीम लगा के, आरएसएस का जो कार्डर लगा हुआ है वहां पे, वो उस फियर फैक्टर को दूर करने का प्रयास कर रहा है, और उनका टारगेट है कि एक परिवार से वो मतदान के पहले 3 बार मिले, ये फैक्टर, यानी बूथ तक वो जरूर जाएं। और केवल 7 से 8 दिन का चुनाव प्रचार, क्योंकि 2 चरणों का मतदान ये बताता है कि 1 महीना अब चुनाव प्रचार नहीं चलेगा, प्रिसाइज 7 दिन 8 दिन का ही मौका मिलने वाला है वेस्ट बंगाल में। ममता बनर्जी को घेर लिया है, घिर गई हैं, उनके पास अब समय ही नहीं है, अंक गणित उनके खिलाफ है, भाव गणित उनकी बिगड़ी हुई है। क्या कहेंगे आप? पहले एक क्लैरिफिकेशन, मैंने ये नहीं कहा कि वोट नहीं मिल रहे हैं, मैंने ये कहा कि जो कट्टर समर्थन है वो हिंदी भाषी हिंदुओं का है, बंगाली हिंदुओं में द्वैध चल रहा है। लेकिन एक चीज और बता दूं आपको, यूजीसी, एक चीज और बता दूं आपको, मेरी जो फीडबैक है, यूजीसी नाम की कोई चिड़िया बंगाल के चुनाव में नहीं टहल रही है, न समाज में न चुनाव प्रचार में। वो बंगाल में मैंने कहा भी नहीं है, मैं उसको उत्तर प्रदेश में और बाकी जगहों के इसमें, मैं वो एक व्यापक जो राहुल गांधी और कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है और जो पुराने वोट बैंक को, उस संदर्भ में कहा था, बंगाल के संदर्भ में उसको नहीं कहा। दूसरा, जो हिंदू मत है उसमें जो हिंदी भाषी हिंदू हैं वो कट्टर समर्थक हैं भाजपा के। जो बंगाली हिंदू हैं उनके लिए फिर से वही रविंद्र संगीत और वो बांग्लादेश 1905। लेकिन एक चीज ये भी सही है कि लेफ्ट से निकल के जो बंगाली वोट आया बीजेपी के पास, वो इंटैक्ट है, वो हिला नहीं है। तो 38% कहां से आएगा? मैं केवल कट्टरता की और समर्थन की बात कर रहा था, बात नंबर 1। दूसरे, अंक गणित पर मैं बहुत भरोसा नहीं करता, इसलिए क्योंकि अंक गणित बिहार का बताता है कि लालू फैमिली के वोट बैंक प्रतिशत में बहुत कमी नहीं आई है। सीट देख लीजिए, 24 पर सिमट गए हैं। तो वोट प्रतिशत भाजपा का बढ़ेगा, लेकिन सीटें बढ़ जाएं उतनी मुझे अभी तक संदेह है। मैं जो परसों तक बंगाल घूम के आया हूं, उसमें सबसे बड़ी समस्या जो भाजपा को हो रही है कि जमीन पर उसके कार्यकर्ता मुश्किल से मिल रहे हैं। अब ये भय है, अब ये पुरानी अदावत है, पुराना पूरा एक बैगेज चला आ रहा है, या डर का माहौल है। अब मुझे नहीं पता, चूंकि मैं 3 ही विधानसभा क्षेत्र गया, एक संसदीय क्षेत्र था, छोटा सैंपल है, हाँ, छोटा सैंपल है, बहुत छोटा सैंपल है, इसलिए मैं नहीं। लेकिन अंक गणित हमेशा गणित में बदल जाए, चुनावी नतीजों में बदल जाए, ये नहीं है। ये 2 डिस्क्लेमर्स। अब इसके बाद फिर से भाजपा को इस बार कड़ी टक्कर से एज की स्थिति मिली हुई है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन चूंकि पोलराइजेशन नहीं हो पा रहा है और बंगाल में अगर भयंकर वाला ध्रुवीकरण हो तब सीधे तौर पर कह सकते हैं, वरना अभी तक की स्थिति यह है कि कांटे की टक्कर है। किस करवट ऊंट बैठेगा मुझे नहीं पता है, एकदम ईमानदारी से अगर आप मुझे पूछेंगे तो। मैं ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं कि भाजपा की सरकार बनने ही जा रही है। तमाम चीजें हैं, एसआईआर है, वोटिंग परसेंटेज है, सब कुछ है, लेकिन सीट में वो बदल जाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ सबसे बड़ी जो खासियत है कि वो जमीन से भी जुड़ी हुई है। वो राहुल विंची की तरह हवा की नेत्री नहीं है, और उनको वो सारे दांव घात आते हैं जो कम्युनिस्टों से उन्होंने सीखे हैं। अभी 15-20 दिन बाकी है सर, हो सकता है उनका माथा फूट जाए, हो सकता है उनके गले में चोट लग जाए, हो सकता है वो तो
निकल जाए। वो तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा ये ड्रामा वो कर सकती हैं, वो अलग तो बात है। कुल लेकिन मिलाकर आपकी राय बदली हुई नजर आ रही है। आप वेस्ट बंगाल, बिहार के बारे में वेस्ट बंगाल की भविष्यवाणी करने लगे थे, लेकिन अब आप थोड़ी सी सतर्कता बरत रहे हैं जी। हाँ, मैं बरत रहा हूं, क्योंकि मैंने ठीक जो है। देखा है कि खुले तौर पर ये कहना अभी भी खतरे से खाली नहीं है कि बिल्कुल बना ही रही है। हाँ, मैं 100+ सीटें देख रहा हूं, और अगर भाजपा ने वो टैली छू ली तो फिर वो बहुमत भी छू सकता है। लेकिन एक दौरा और होगा बंगाल का, और तब खुलकर कोई भविष्यवाणी की जा सकती है, क्योंकि ठीक है। बहुत फ्लक्चुएटिंग सिचुएशन है वहां। आप एक हर चुनाव में विधानसभा में हर जाते चुनाव हैं वाले तो हाँ, बिल्कुल, हर चुनाव वाले स्टेट में आप जब 15-20 दिन पहले विधानसभा या किसी भी चुनाव का आकलन करते हैं, तो ये रोज सुबह बदलती है, शाम तक कुछ और होता है, अगले दिन कुछ और होता है। बिल्कुल। एक एक चाल का वहां पर महत्व होता है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस वहां पर कोढ़ में खाज करने पहुंची है, ये खाज निश्चित ये तौर पर ममता भाजपा के बनर्जी लिए के ही ये हिस्से होगा भाजपा जी। के लिए बहुत खुशी की बात है, ममता के लिए चिंता की बात है, क्योंकि ममता अब अगर चतुष्कोणीय मुकाबले में फंसेंगी तो फिर से बड़ी आसानी से भविष्यवाणी करने में बहुत आसानी रहेगी कि ममता बानो गियो। तो ठीक। ममता बानो तो गियो, लेकिन क्या वहां पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा आ रही है, जादुई अंक से अब पीछे ये तो रहेगी? फाइन ट्यून की बात है। ये अभी तो तो फिर यहाँ सरकार बनने की दिशा की बात चल रही है। आपने पूर्ण बहुमत और 10 सीट या 12 सीट की मार्जिन की बात की। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोगों को भी धीरज रखना चाहिए। ये एक एक फैक्टर जो वहां डेवलप हो रहे हैं, दर्शकों आपके सामने एक ये नया फैक्टर है कि कांग्रेस गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस जितनी गंभीर होगी, उतना ही गंभीर चोट वो टीएमसी को पहुंचाएगी, ये भी तय है। तो कुल मिला के टीएमसी के लिए कहीं से प्लस नहीं मिल रही है। मैं इस आकलन पर चल रहा हूं वेस्ट बंगाल में कि आज अगर भाजपा और टीएमसी दोनों बराबर खड़ी हैं, तो कौन उसमें से बढ़ रहा है, कौन घट रहा है, क्योंकि अब आधा आधा परसेंट, 0.005% की भी बढ़त ये उस तरफ ले जाएगी, क्योंकि मुकाबला बिल्कुल बेहद करीब का होने वाला है और सबसे बड़ा रोल इस पर एसआईआर का है। तो निश्चित तौर पर ये 10% का जो अंतर है, अगर हम इस अंक गणित को लेकर चलें, तो ये एक तरफ इशारा जरूर करता है कि ममता बनर्जी न सिर्फ भाव गणित के चक्कर में फंसी हैं, अंक गणित के चक्कर में भी फंसी हैं, और दोनों उनके अभी तक खिलाफ हैं। इंडी अलायंस क्या केवल नरेंद्र मोदी से नफरत करने के लिए है? ये भी बिहार में तय हो गया, ये अब वेस्ट बंगाल में और ज्यादा अच्छी तरीके से तय हो रहा है। तो ये हाल है इस देश के विपक्ष का। रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश में आएंगे। अखिलेश यादव के सामने वही सवाल है जो तेजस्वी के सामने कभी था कि भैया ये मुसलमान अपने पास ले जा रहे हैं हमको खत्म करने की कीमत पर। ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल में राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस एक बार फिर मुसलमानों के लिए पहुंची है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, प्रतीक्षा कीजिए आपकी भी राजनीति से एम फैक्टर यानी मुसलमान फैक्टर खींचने के लिए राहुल गांधी की राजनीति है। यही राजनीति उनकी अपनी पार्टी के लिए अच्छी है। बाकी कांग्रेस केवल और केवल इस देश के जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके इस खात्मे की जमीन पर ही खड़ी हो सकती है। ये कांग्रेस और इस देश के विपक्ष के आपस का मामला है। वेस्ट बंगाल में भाजपा के साथ आया हुआ उसका जो मत प्रतिशत है वो कभी उसका परंपरागत नहीं रहा। वो लेफ्ट से आया है, वो नाराज हुआ टीएमसी का है, वो हिंदी भाषी बंगाल में रहने वाला है, लेकिन वो उसके साथ इंटैक्ट है। जहां एक भी फिसलन नहीं है, बीजेपी को आगे उसमें प्लस करना है। टीएमसी के खाते से फिसलन है, हिस्सेदारी करने के लिए कांग्रेस है, लेफ्ट है, हुमायूं कबीर है और ओवैसी है। तो ये खाका है अभी का। आगे और बात इसी तरह लगातार करते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द व्यालोक जी अपनी उस भविष्यवाणी को पुनः दोहराते हुए नजर आएंगे जो बीच में हल्का सा हिल गए हैं। तो इनके देखते हैं, मैं इसी तरह इनके पास इनपुट लाता रहूंगा। अगर आपको लगता हो दर्शकों कि ये वीडियो तनिक भी काम की बात कर रहा है वेस्ट बंगाल चुनाव के राजनीति के हिसाब से, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा ताकि प्रसार ज्यादा हो। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अमनीश और व्यालोक हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।